नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए धुआंधार चल रहे चुनाव प्रचार में शुरू से पीएम मोदी ने क्या दिया जीत का नारा, तो क्या कहता है कांग्रेस घोषणा पत्र का 5 न्याय 25 गारंटी। आरबीआई ने दिया जीडीपी को लेकर नया अनुमान, कहा इकोनॉमी की रफ्तार है शानदार, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। जानेंगे नए वित्त वर्ष की पहली मॉनेटरी पॉलिसी बैठक के अहम फैसले भी। इसी के साथ दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी होंगी। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। के चुरू में विशाल जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन पर किया जोरदार प्रहार, कहा भाजपा संकल्प पत्र लाती है और सभी संकल्पों को करती है पूरा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। न्याय पत्र में पार्टी ने विभिन्न वर्गों से जुड़ी गारंटियों को किया शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सभी के कल्याण का घोषणा पत्र में रखा गया है ख्याल। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच। 8 अप्रैल तक नाम लिए जा सकेंगे वापस। उधर प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार, मतदाताओं तक पहुंचने के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। भाजपा की शिकायत पर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को चुनाव आयोग का नोटिस। भाजपा ने निराधार आरोप लगाने पर की थी आतिशी की शिकायत। चुनाव आयोग ने सोमवार तक मांगा जवाब। आरबीआई ने की मौद्रिक नीति की घोषणा। रेपो रेट 6.5% और बैंक दर को 6.75% पर रखा बरकरार। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रहने का जताया अनुमान। अर्थव्यवस्था को लेकर सामने रखी अच्छी तस्वीर। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर सुरक्षा बलों का एक और कड़ा प्रहार। उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को बनाया नाकाम। एक आतंकी को किया ढेर, सुरक्षा बलों का अभियान जारी। और आइए बात करते हैं सबसे पहले 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच हो रही है। नामांकन दाखिल करने की समय सीमा कल समाप्त हो गई थी। इस चरण में 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण में 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने हैं उनमें असम की 5 सीट, बिहार की 5 सीट, छत्तीसगढ़ की 3 सीट और कर्नाटक की 14 सीट शामिल हैं। वहीं जम्मू और कश्मीर की भी सीट इसमें शामिल है। साथ ही केरल की 20 सीट, महाराष्ट्र की 8, मध्य प्रदेश की 7 सीट, राजस्थान की 13 सीट, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8 सीट और पश्चिम बंगाल की 3 सीटें इसमें शामिल हैं। वहीं बाहरी मणिपुर सीट के एक हिस्से में भी इस दिन चुनाव होगा। इसमें केवल जम्मू कश्मीर में 6 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के चुरू में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान वहां लोगों से भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा दूसरे दलों की तरह केवल घोषणा पत्र जारी नहीं करती। पीएम ने कहा कि भाजपा संकल्प पत्र लाती है और उन सभी संकल्पों को पूरा करती है। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था
उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री ने 3 तलाक कानून का जिक्र करते हुए कहा कि इससे मुसलमान बेटियों को राहत मिली है। 3 तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था, मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पे तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है। पूरा परिवार 3 तलाक के नाम पर लटकती तलवार के नीचे मुसीबत में जिंदगी गुजारता था। मोदी ने सिर्फ मुस्लिम बहनों को नहीं, सभी मुस्लिम परिवारों की जिंदगी को बचाया है। कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने इसे न्याय पत्र नाम दिया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया गया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। घोषणा पत्र में पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय को शामिल किया गया है। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी का घोषणा पत्र जनता की आवाज है। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी संवाददाता धीरज, कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कल हमने देखा सीपीएम ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय 25 गारंटी, इसमें अहम क्या है, सबसे पहले उस पर बात कर ली जाए। क्या अहम बिंदु आपको दिखाई देते हैं इस पूरे घोषणा पत्र में? पार्टी हिस्सेदारी की भी बात कर रही है, नारी के लिए न्याय की भी बात कर रही है और श्रमिकों के लिए न्याय की बात कर रही है, किसानों के लिए न्याय की बात कर रही है, युवाओं के लिए न्याय की बात कर रही है
और उस न्याय के जरिए कांग्रेस एक तरीके से जनता के बीच में जो अपनी साख, जो उनकी जो साख जो डूबी थी, उसको एक बचाने की जो कोशिश है, उस कोशिश में जुटी हुई है। और जो सबसे अहम पहलू की बात आपने कही है, उसमें सबसे अहम पहलू जो किसानों की न्याय की जो बात कांग्रेस ने की है, और जिसपे उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब की हमारी सरकार बनेगी तो हम अपनी सरकार बनते ही जो किसानों को एमएसपी हम जरूर देंगे। आप जानते हैं कि एमएसपी के कारण कई किसान आंदोलन भी हुए, हमारे यातायात को प्रभावित किया गया, कैसे हमारे जो रूट को ठप करके रखा गया, बहुत सारी समस्याएं आसपास के लोगों से लेकर पंजाब के लोगों तक हुई। तो उसी मुद्दे को एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश में जो कांग्रेस ने जो एमएसपी का मुद्दा जो है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। मैंने भी कांग्रेस के एक नेता से इस पर एक सवाल जरूर किया है, जो कांग्रेस के जो पंजाब के जो प्रभारी थे, उनसे मैंने पूछा कि आप जो एमएसपी की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है अपने घोषणा पत्र में, तो क्या इस देश के किसानों को एमएसपी देना उचित है या दिया जा सकता है, या आप सोचते हैं कि अगर देश के सारे किसानों को अगर एमएसपी दिया जाए तो उस पे सरकार के ऊपर कितना खर्च आएगा? टाल मटोल की भाषा में उन्होंने एमएसपी का जिक्र किया और साफ तौर पे कहा कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम एमएसपी की चर्चा करेंगे। और दो बातें, राहुल गांधी ने कहा कि ये घोषणा पत्र, राहुल गांधी ने कहा कि ये घोषणा पत्र कांग्रेस का नहीं है, जनता का दिया हुआ है, जनता जो कह रही है। हम ये देख रहे हैं पिछले काफी समय से, और विकसित भारत संकल्प यात्रा से अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं कि 10 साल के कार्यकाल में जो वादा किया उसको पूरा किया, ये गारंटी मोदी की है। 25 गारंटियां, ये एक नया शब्द इसमें जुड़ा है कांग्रेस के घोषणा पत्र में। तो क्या ये गारंटी जनता की तरफ से ये शब्द मिला या जनता ने इस गारंटी को महसूस किया? 25 गारंटियां शामिल करने का और खासकर इस शब्द को इस्तेमाल करने का पीछे के क्या कारण आपको दिखाई देते हैं घोषणा पत्र में? देखिए, जो 25 गारंटी की बात उन्होंने करी है और 25 गारंटी का स्पष्टीकरण बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर पे किया है। और उनका 25 गारंटी देने का मतलब साफ तौर पर ये निकल कर बाहर आता है कि इस गारंटी से जो देश के जो सभी वर्ग हैं, सभी वर्गों को कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। इसका जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर किया है। तो कांग्रेस की ये कोशिश है कि लोक लुभावन वायदे के जरिए लोगों तक पहुंचा जाए, उनके बीच अपनी पैठ बनाई जाए और किसी न किसी तरीके से लोगों को ये बताया जाए कि हमने जो घोषणा पत्र तैयार किया है, हमने जो 25 गारंटी जो दिया है, उस 25 गारंटी में देश के शोषित वर्ग को, वंचित तबके को या ऐसे लोग जो समाज के अंतिम पायदान हैं, उनको जरूर फायदा होगा। हालांकि इसे जो घोषणा पत्र है बिल्कुल इस घोषणा पत्र में धीरज और कई अहम बातें हैं, जम्मू कश्मीर को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, उस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। उधर चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को नोटिस जारी किया है और उन्हें 8 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। आतिशी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि भाजपा ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने का आग्रह किया है, जिसका खंडन करते हुए बीजेपी ने विरोध किया था। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ऋषि। आतिशी के लिए क्या एक मुसीबत ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उन्हें एक नोटिस थमाया और अब दूसरा नोटिस चुनाव आयोग की तरफ से है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने जो बयान दिया उस बयान के बाद उनके लिए मुसीबत तो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ मानहानि का उनके ऊपर मामला बनाया है, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मसला उनके खिलाफ उठाया और आयोग ने उन्हें 8 तारीख यानी कि सोमवार को 12 बजे तक, दिन में 12 बजे तक अपना रिस्पॉन्स दाखिल करने को कहा है। इस पूरे मसले पर देखें तो आयोग ने इस बात को संज्ञान में लिया कि जो आचार संहिता में इस बात को उल्लेखित किया जाता है कि आप किसी भी अपने भाषण के माध्यम से उन चीज़ों को नहीं रेखांकित कर सकते जिससे किसी का अपमान हो, किसी का मानहानि हो और या आपके ऐसे दावे हों जिससे कि आप उसे कभी भी साबित न कर पाएँ। तो ऐसे मसलों में आयोग ने पहले ही कहा था कि हमें अपनी भाषा और मर्यादा और आरोपों का ख्याल रखना होगा और इसके मामले में आयोग ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है। देखना होगा कि आतिशी इस नोटिस का क्या जवाब देती हैं,
उसके बाद आयोग उस पर स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करेगा। अगर उन्हें लगता है कि चेतावनी का मसला है तो चेतावनी दी जा सकती है, या इसके अलावा तो जो तमाम प्रावधान हैं, चाहे उन्हें कैंपेन से रोकना या बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसमें कि आयोग के पास अधिकार होते हैं, जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो उनका भी उपयोग किया जा सकता है। ऋषि, क्योंकि ये बड़ा आरोप किसी राजनीतिक पार्टी पर है, जो आरोप आतिशी ने लगाया था भारतीय जनता पार्टी पर, तो अगर चुनाव आयोग इस नोटिस के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो वो क्या और कार्रवाइयां हैं जो चुनाव आयोग कर सकता है, उसकी सीमाओं में है? देखिए, चुनाव आयोग के पास पर्याप्त अधिकार हैं इस मामले में, जब चुनाव प्रक्रिया चल रही हो और ऐसे में जब आचार संहिता का उल्लंघन हो। तो सबसे पहले अभी हमने हाल ही में देखा था कि बयानबाजी को लेकर दो नेताओं के खिलाफ चेतावनी व्यक्त की गई थी आयोग के द्वारा, और उसमें ये कहा गया था कि हम लगातार आपके बयानों पर, आपके भाषणों पर नज़र रखेंगे, यानी कि मॉनिटरिंग की बात कही थी। अब आयोग ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ा। अब ऐसे में चुनाव की शुरुआत है और ऐसे में हमने देखा है कि आयोग की कोशिश रहती है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बने, सभी को अवसर भी मिले, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जो उनकी मर्यादा है, जो चुनावों के दौरान जो भाषा की मर्यादा है, जो हमारी परंपराएं हैं कि हमें अपने जो दायरे में रहकर अपनी बातों को रखना है, और दायरा यही है कि स्वतंत्र रूप से आप किसी भी तरीके का प्रतिरोध या विरोध कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे पक्ष ने उसके खिलाफ कोई ऐसा साक्ष्य आपके आयोग के सामने रखा है जो ये बताता है कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, तो आयोग इस मामले में नोटिस जारी करता है। जी हाँ, आप सबको इंतजार है 8 तारीख को आतिशी अपने इस नोटिस के जवाब में क्या कहती हैं, उसके आगे चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि पूरी जानकारी के लिए। नई दिल्ली में आज निर्वाचन आयोग ने देश में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उपायों को लेकर देश भर के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ मिलकर एक सम्मेलन बुलाया है, जिसमें कम मतदान वाले इलाकों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर बल दिया गया। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि लोकसभा में पिछली बार का वोट परसेंटेज 67% था और हमने ये पता लगाने की कोशिश की है कि इससे आगे इसे कैसे बढ़ाया जाए। 266 लोकसभा क्षेत्र में से जहां पर 67% से नीचे मतदान प्रतिशत था, जिसमें 215 ग्रामीण और 51 अर्बन एरिया के थे, हमने इन सभी इलाकों के डीईओ से सीधे संपर्क किया ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ सके। Voting has yet to start. How we can create a movement in which people themselves take initiative and come out, and in that sense everybody joins us in this. और आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि कुचक्र रचकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। मैं आपके सामने ये बताने के लिए आया हूं कि कैसे कुचक्र रचकर, कैसे दुर्भावनापूर्ण तरीके से साजिश रचकर इस देश के बेटे, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। तो संजय सिंह 6 महीने के बाद तिहाड़ जेल से छूटे और उसके बाद उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जनता के पैसे का दुरुपयोग करके अपने घर में लगाने का आरोप लगाया है। जोर जोर से चिल्लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता। संजय सिंह एक बात का जवाब दें, मत करो इधर उधर की बात। शराब नीति जब बदली जा रही थी, रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ रात को 1 से 3 के बीच में मीटिंग की थी कि नहीं की थी? बताएं संजय सिंह। दिल्ली के जनता के टैक्स से पैसा बचा के लूट कर अपना राजमहल बनाने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए तो अपना महल खोलते नहीं है, लेकिन संजय सिंह को उस महल में जाने की इतनी तीव्रता है कि तिहाड़ से सीधा पहले उस महल में जाते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। और 24 की चुनौती में दिल्ली से आइए सीधे रुख करते पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के दक्षिण कोलकाता से सीपीआईएम उम्मीदवार सायरा शाह हलीम ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया। सायरा शाह अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की भतीजी हैं। तो ये थी लोकसभा चुनाव से जुड़ी कई खबरें।
और आइए अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर रखने का फैसला लिया है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the Reserve Bank MPC decided by a majority of 5-1 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF, rate remains at 6.25%. And the marginal standing facility, that is the MSF rate and the bank rate, they remain at 6.75%. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में रिटेल महंगाई दर 4.9% रहने का अनुमान जताया है। शक्तिकांत दास ने कहा है कि ये दूसरी तिमाही में 3.8%, तीसरी तिमाही में 4.6% और चौथी तिमाही में 4.5% रहने की उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी 7% रहने का अनुमान है। पहली तिमाही में यह 7.1%, दूसरी तिमाही में 6.9% और तीसरी चौथी तिमाही में 7% रह सकता है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो तमाम फैसले रहे हैं उस पर और बात करने के लिए अश्विनी महाजन, आर्थिक विश्लेषक, हमारे साथ तो जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी जी, सबसे पहले तो इसकी जो 5 बड़ी बातें, अगर हम कहें कि अर्थव्यवस्था शानदार रफ्तार में चल रही है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की 5 बड़ी बातें इस पॉलिसी से की मीटिंग से जो बाहर निकल के आ रही हैं वो क्या हैं? देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई की दर जो है वो बहुत कंट्रोल में है, क्योंकि पूरी दुनिया चाहे वो विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, सभी महंगाई की मार से पीड़ित हैं और काफ़ी लंबे समय से बाकी दुनिया की तुलना में भारत ने अपनी महंगाई की दर को सीमा में रखा है। उसके कई कारण हैं। हमारे फिस्कल डेफिसिट काबू में है, हमने तेल सस्ता खरीदना शुरू किया है अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के कारण, और साथ ही साथ हमारी फूड इन्फ्लेशन काबू में। तो इन्फ्लेशन जो है वो एक बड़ा मुद्दा रहता है। इसके कारण पिछले लगभग कई मीटिंग्स में आरबीआई ने जो रेपो रेट को मेंटेन रखा है, एक बात। दूसरा, देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वो चीन से भी आगे है और बाकी मुल्कों से भी। तो इसलिए एक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत को एक बहुत बड़ा एक मौका देती है, अवसर देती है और साथ ही साथ एक उत्साह भी देती है कि हाँ, हम बहुत जल्दी 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। तीसरी बात इसमें यह है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो भी पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति में चल रही है। चाहे वो पीएमआई की बात करें तो जो पीएमआई है इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो भी ऊंचा बना हुआ है, लगभग 60 के आसपास, जो एक रिकॉर्ड है। यही नहीं, सर्विसेज सेक्टर में हमारी जो ग्रोथ है, मैं चौथी बात बता रहा हूँ कि सर्विसेज सेक्टर में हमारी जो ग्रोथ है, चाहे वो जीडीपी के संदर्भ में बोले या एक्सपोर्ट के संदर्भ में बोले, हमारी सर्विसेज की ग्रोथ वहाँ परिलक्षित हो रही है, जिसके कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होते हुए साथ ही साथ हमारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, ये 5वीं बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार हमारा जो पिछले 2-3 महीने से लगातार जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट में, अब वो करंट अकाउंट सरप्लस की तरफ जा रहा है। यानी जो ट्विन डेफिसिट हुआ करता था हमारा, एक तरफ फिस्कल डेफिसिट और दूसरी तरफ करंट अकाउंट डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को हमने काफी हद तक काबू में रखा है और करंट अकाउंट डेफिसिट अब सरप्लस में चला गया है। ये 5 बड़ी बातें हैं जो अर्थव्यवस्था को बहुत उत्साह देती हैं और यही कारण है शायद इस बार हमारे आरबीआई की एमपीसी की कमेटी की मीटिंग के बाद जो आरबीआई गवर्नर ने कहा
कि पुराने सभी अनुमानों को पीछे पछाड़ते हुए, केवल आरबीआई नहीं कह रहा जी, इसके साथ ही साथ सभी दूसरे लोग भी कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कह रही हैं, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, आईएमएफ कह रहा है, और अभी आरबीआई ने इसकी पुष्टि की है कि इस बार हम 7% या उससे ज्यादा की जीडीपी ग्रोथ करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। विश्व के कई आंकलन इस बात की लगातार पुष्टि कर रहे थे, जिसको कि आज आरबीआई ने भी कहा है। अश्विनी जी, आरबीआई 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं कर रहा है। जनता के लिए अच्छी खबर है, लेकिन दूरगामी किस तरह के परिणाम दिखाई देते हैं? देखिए, जैसे ही हमारी जो इन्फ्लेशन रेट और ज्यादा काबू में आएगी, अभी हम 4 से 5% के बीच में चल रहे हैं, और ज्यादा काबू में आएगी तो रेपो रेट को कम करना संभव हो पाएगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब तक 2-3% रियल इंटरेस्ट रेट जो है, यानी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस द इन्फ्लेशन रेट, जब तक रियल इंटरेस्ट रेट 2-2.5%, 3% से कम हो जाता है, तो हमारे देश में जो या कहीं पर भी उसकी जो सेविंग के लिए या बैंक के डिपॉजिट्स के लिए कठिनाई आती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को तभी कम करें जब हमारी इन्फ्लेशन काबू में आए, और इन्फ्लेशन लगातार अब हम धीरे धीरे करके उसको और नीचे ला रहे हैं। और दुनिया में जिस प्रकार से इन्फ्लेशन अब थोड़ा काबू में आ रही है, भारत में इन्फ्लेशन और ज़्यादा नीचे जाने की संभावना है। ऐसा लगता है कि अगली बार या उससे अगली बार, मुझे लगता है तो अगली बार ही रेपो रेट कम हो जाएगा और लोगों को ईएमआई में भी राहत मिलेगी, और लोगों को और भी, चाहे वो कार खरीदना हो चाहे घर खरीदना हो, और सस्ता हो जाएगा। अश्विनी जी, औद्योगिक विकास बेहतर हो रहा है, इसकी आपने भी बात की। सर्विसेज सेक्टर में बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक चिंता का विषय था पहले। तो अब आप किस तरह से देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेहतर होते हुए? देखिए, जब जैसे ही आप अभी जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बेहतर हो रहे हैं। अभी जो पिछले 2-3 महीनों के जो आंकड़े आ रहे हैं, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स लगातार बेहतर हो रहे हैं। पहले मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ जो है वो पहले नेगेटिव थी, पहले बहुत स्लो थी, स्टेबल हो गई थी। अब जाकर के अभी हम देख रहे हैं कि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट था वो सरप्लस में कन्वर्ट हो रहा है। और रुपया, आप ये देखिए, रुपया की बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रुपया जो हर साल 5-6% गिर जाता था, डिप्रिसिएशन हो जाता था, पिछले वर्ष में 0.5% डिप्रिसिएशन हुआ है मात्र। यानी कुल मिलाकर के रुपए में स्टेबिलिटी आई है। और ऐसे जो अभी जितने भी नए लेख आ रहे हैं इस विषय में अर्थशास्त्रियों के, वो सब ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में रुपया मजबूत होगा और एप्रिशिएट करेगा डेप्रिशिएट होने की बजाय। अश्विनी जी, अंत में बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, 2021 के कोविड के दौर के बाद तमाम वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं अभी भी अपने उस संकट के दौर से उबर नहीं पाई हैं, और उसमें कुछ और बड़े कारण भी जुड़ गए हैं। वैश्विक परिस्थितियां जिस तरह की रही हैं, युद्ध जिस तरह के रहे हैं, क्या आप देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है, जिसकी बात शक्तिकांत दास ने कही है? जीडीपी बढ़ रही है, और उन्होंने कहा कि महंगाई का हाथी अब जंगल में टहलने चला गया है। देखिए, वो महंगाई का हाथी तो मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन जहां तक दुनिया के मुकाबले में भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं युद्ध के कारण, अन्य प्रकार की जो व्यवधानों के कारण नीचे जा रही हैं, लेकिन उसका लाभ भारत को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज हम तेल अगर सस्ता खरीद पा रहे हैं तो इसलिए खरीद पा रहे हैं कि थोड़ा सा मूव कर जाइए, थोड़ा नेटवर्क स्लो है सर, डिम है। यूक्रेन जो है वो यूक्रेन के युद्ध के बाद भारत ने रूस से चीन तेल खरीदना शुरू किया है और सस्ते में खरीदना शुरू किया है। तो इसलिए दुनिया में जहां इस प्रकार की व्यवधान कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं, भारत के लिए स्थितियां बेहतर हो गई। बिल्कुल, सप्लाई चेन की अड़चनों को देखते हुए भारत ने कुछ नई नीतियों के तहत कुछ नए विकल्पों की तलाश की और कुछ नई नीतियां बनाई हैं, जिसका बड़ा मैं यहाँ ये कहूँ कि पीएलआई स्कीम जो है वो बहुत बेहतर काम कर रही है, और उसमें सुधार की जरूरत है, वो करने जा रही है सरकार। भारत की बेहतर अर्थव्यवस्था में पीएलआई स्कीम का भी अहम योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, पूरी जानकारी के लिए, विस्तार से विश्लेषण करने के लिए, आज के तमाम अहम फैसलों का आरबीआई ने जो सामने रखे। और आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ
दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता काजी मोइनुद्दीन ने कहा है कि आप इस मामले में हाई कोर्ट में पक्षकार नहीं थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकता। आप हाई कोर्ट में जाकर अपनी बात रख सकते हैं। इससे पहले सोमवार को एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसकी अनुमति के बिना सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई न की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि सर्वे के दौरान परिसर में खुदाई का काम न किया जाए। कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, मध्य प्रदेश और एएसआई को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा था। विकास, इस पूरे विवाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को जो बातें कही हैं वो उनके लिए झटका है, लेकिन अगर विस्तार से हम बात करें तो क्या क्या चीजें सामने आई हैं इससे? देखिए ऋतु, इसमें सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक जो ट्रस्ट की तरफ से एक याचिका आई थी उस पर नोटिस कर चुका है। हालांकि उस वक्त भी कोर्ट ने किसी तरह का इंटरिम स्टे देने से मना कर दिया था। ये एक प्रोटेक्शन जरूर दिया गया था मुस्लिम पक्ष को कि जो भी एएसआई की सर्वे होगा उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और दूसरा कि सर्वे के लिए किसी भी स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, कहीं किसी तरह की खुदाई नहीं होगी, इतना प्रोटेक्शन दिया था। इस बीच में अभी आपने जैसे बता रही थी कि एक और याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि जब आप हाई कोर्ट में ही मूल याचिकाकर्ताओं के साथ नहीं थे तो अब आप अपील के लेवल पर यहां पर क्यों इसमें पक्षकार बनना चाहते हैं? अगर आपको ये इस मामले में शामिल होना ही है, अगर आप पार्टी बनना ही चाहते हैं तो आप जाकर के अन्य याचिकाकर्ताओं की तरह ही हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट में अपनी बातें रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया। हालांकि मूल मामला जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा और आगे ये तय होगा कि जो एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट आएगी उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ऋतु, इसी तरह का मामला हमने ज्ञानवापी में देखा था कि जब एएसआई ने सर्वे किया था शुरू तो उसको चुनौती दी गई थी, कोर्ट ने स्टे नहीं किया था और एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद चीजें और आगे बढ़ी। तो क्या यहाँ पर होगा वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ही साफ हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास पूरी जानकारी के लिए इस पूरे विषय पे। उधर यूपी के मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। एक मदरसे के मैनेजर अंजुम कादरी और अन्य की ओर से दायर इस याचिका में हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे मनमाना बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि इस फैसले के चलते मदरसों में पढ़ रहे लाखों बच्चों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। लिहाजा जब तक सुप्रीम कोर्ट मदरसा एक्ट की संवैधानिक वैधता पर फैसला लेता है तब तक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। जुलाई के दूसरे हफ्ते में मामले की सुनवाई होगी। और मिड डे प्राइम में बात एक छोटे से ब्रेक का। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे। 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला जिले के उरी इलाके में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा कर्मियों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है। इलाके में सुरक्षा कर्मियों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ अभी जारी है। असम में 21 किलोग्राम का नशीला पदार्थ जब्त किया गया है। असम एसटीएफ और कछार पुलिस के संयुक्त अभियान में इसे जब्त किया गया। साथ ही एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। इससे पहले कल असम के कछार जिले में 210 करोड़ रुपए मूल्य का नशीले पदार्थ जब्त किए गए। राष्ट्रपति द्वारा कल लॉन्च की गई कैंसर इलाज के स्वदेशी तरीके से रोगियों और उसके रिश्तेदारों में नई आशा का संचार हुआ है। अब तक CAR-T सेल थेरेपी से कैंसर के इलाज को सुगम और किफायती बनाया गया है, लेकिन भारत में तैयार की गई थेरेपी का नाम है NexCAR19 CAR-T सेल थेरेपी। इस तकनीक को IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर ने मिलकर जीन आधारित इस इलाज को तैयार किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक विदेश में इस इलाज का खर्च तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए है, जबकि भारत में ये खर्च लगभग 30 से 40 लाख रुपए होगा। आइए अब बताते हैं इलाज का तरीका। CAR-T सेल इम्यूनोथेरेपी और जीन थेरेपी का एक रूप है। इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स और टी सेल्स को निकालकर फिर से बॉडी में अलग अलग तरीके से डाला जाता है। इस प्रक्रिया में टी सेल्स को कैंसर से लड़ने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। इससे शरीर के ही सेल्स को पावरफुल बनाकर कैंसर से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। NexCAR19 CAR-T सेल थेरेपी रोगी की कोशिकाओं का उपयोग करती है। उन्हें टी कोशिकाओं को सक्रिय करने और ट्यूमर कोशिकाओं को लक्षित करने के साथ इनको प्रयोगशाला में संशोधित किया जाता है। आइए बताते हैं कि स्वदेशी थेरेपी क्यों खास है। NexCAR19 CAR-T सेल थेरेपी भारत की पहली मेक इन इंडिया CAR-T सेल थेरेपी है। एक्सपर्ट के मुताबिक CAR-T सेल इम्यूनोथेरेपी और जीन थेरेपी का एक रूप है। जीन आधारित थेरेपी विभिन्न प्रकार के कैंसर को ठीक करने में मदद करेगी। इस शोध में अहम भूमिका निभाने वाले बायोसाइंस और बायो इंजीनियरिंग के IIT में एसोसिएट प्रोफेसर राहुल पुरवार ने कहा है कि इस थेरेपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे कैंसर के पूरी तरह ठीक होने की संभावना है। अभी तक करीब इस थेरेपी से तकरीबन 150 लोगों का इलाज किया गया है। लिम्फोमा में 50 से 60% की सफलता मिली है, जबकि ल्यूकीमिया में 60 से 70%। CAR-T सेल थेरेपी को चिकित्सा विज्ञान में सबसे अभूतपूर्व प्रगति में से एक माना जाता है। भारत ने इस दिशा में प्रगति करते हुए स्वदेशी थेरेपी को विकसित किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों के बीच टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों को लिखा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का टेलीमानस मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सराहनीय काम कर रहा है और लोगों को इस बारे में अधिक जागरूक किया जाना चाहिए। आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों को इसका व्यापक प्रचार करने को कहा है। टेलीमानस हेल्पलाइन हर दिन 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2022 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर इसका शुभारंभ किया था। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और आइए अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। गाजा में मानवीय मदद पहुंचा रहे कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले पर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने गाजा में स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति बाइडेन ने जोर दिया कि मानवीय मदद पहुंचा रहे कार्यकर्ताओं पर हमले अस्वीकार्य हैं। वहीं जो बाइडेन ने कहा कि ईरान के किसी भी हमले के खिलाफ अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि इजराइल और गाजा के बीच संघर्ष में उसके 15 सदस्य मारे गए हैं। CRCS की प्रवक्ता ने कहा कि मानवीय कार्यकर्ताओं और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए जाने चाहिए, क्योंकि वे हर विकट परिस्थिति में कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखाए सबको कि चोर बसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान, फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस के रंग डीडी न्यूज के संग। चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और मिड डे प्राइम में वक्त है खेल जगत की खबरों का। और खेल की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारे साथी सुचित्रा जी। सुचित्रा, क्या खबरें आज खेल जगत की? शुक्र ऋतु। शुरुआत करते हैं आईपीएल से जुड़ी हुई खबरों के साथ। इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगी। ये मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा। इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स का सफर ज्यादा अच्छा रहा है। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों ने अब तक 3-3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से चेन्नई को 2 में जीत मिली है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब तक एक ही मैच जीत पाई है। आज होने वाले मैच में चेन्नई की टीम तीसरी जीत हासिल कर अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेंगी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद अपनी दूसरी जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी। आईपीएल में गुरुवार को खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया। मौजूदा सीजन में पंजाब की ये दूसरी जीत है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 4 विकेट पर 199 रन बनाए थे। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन शशांक और आशुतोष शर्मा ने टीम की मैच में वापसी कराई। इन दोनों बल्लेबाजों की मदद से पंजाब ने 1 गेंद शेष रहते 7 विकेट पर 200 रन बनाकर जीत दर्ज की। पंजाब ने इस जीत के साथ ही इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर चेज किया। युवा बैडमिंटन खिलाड़ी और एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक जिताने वाली अनमोल खरब आज कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंजर के क्वार्टर फाइनल में जापान की योशिकावा सोरेनो से भिड़ेंगी। इससे पहले खेले गए प्रतियोगिता के दूसरे दौर में अनमोल ने संयुक्त अरब अमीरात की नूरानी रातू अजाहरा को 21-11, 21-7 से हराया था। भारत के यूकी भामरी अपने फ्रेंच जोड़ीदार अल्बेनो ओलिवेटी के साथ आज ग्रां प्री हसन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में कोर्ट पर उतरेंगे। अंतिम 4 में भारतीय फ्रेंच जोड़ी का सामना ऑस्ट्रिया के लुकास मेडलर और अलेक्जेंडर अर्लर की जोड़ी के साथ होगा। बात करते हैं फुटबॉल की। प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने शेफील्ड यूनाइटेड को 3 गोल से हरा दिया। गुरुवार की देर रात खेले गए इस मुकाबले में लिवरपूल का शानदार खेल देखने को मिला। टीम के लिए पहला गोल नुनेज ने 17वें मिनट में किया। इसके बाद दूसरा गोल लुइस डियाज के पास पर मैक एलिस्टर ने किया। तीसरा गोल कोडी गैक्पो ने मैच के आखिरी मिनट में किया। वहीं मैच के 58वें मिनट में लिवरपूल के कोनोर ब्रेडली ने आत्मघाती गोल कर स्कोर 3-1 कर दिया। तो ये थी इस वक्त की खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं ऋतु के पास। बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा तमाम खबरों के लिए। आज राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। भारतीय स्वामित्व वाले जहाज SS लॉयल्टी
कि मुंबई से लंदन की ऐतिहासिक यात्रा की याद में शुरू हुए इस दिवस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस की समुद्री विरासत को याद करने और राष्ट्र के विकास में समुद्री क्षेत्र के योगदान को स्वीकार करने में अहम भूमिका है। 5 अप्रैल 1919 को भारतीय जहाज SS लॉयल्टी की ऐतिहासिक यात्रा की याद में शुरू हुआ राष्ट्रीय समुद्री दिवस का देश की विकास यात्रा में अहम योगदान है। यह दिवस भारत के समुद्री उद्योग की प्रगति और चुनौतियों के रोचक सफर को बयां करता है। ये लास्ट लगभग 1 वीक से सेलिब्रेशन चल रहा है। आपको मैं बता दूं, BT पे एक हमने प्रदर्शनी लगाई हुई है और उसका पर्पज़ ये है कि जो है इसमें हमारे जो नागरिक हैं वो इसमें सब उसके बारे में जाने, मैरीटाइम इंडस्ट्री के बारे में। इंडिया आज की डेट में इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सी फेरर वी हैव रफली 20% ऑफ एम्प्लॉय शेयर इन द कंट्री इन द वर्ल्ड एंड हमारा लक्ष्य है कि ये 20% तक 2030 तक 20% तक हमें लेके जाना है। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि ये एक बहुत बड़ा अच्छा क्षेत्र है एम्प्लॉयमेंट के लिए। यहाँ पे सैलरी अच्छी हैं, घूमने के लिए बहुत सारे कंट्री आपको मिलते हैं। हाल के वर्षों में व्यापार, पर्यटन और मत्स्य पालन, जलीय कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे नील अर्थव्यवस्था क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए भारत की विशाल तटरेखा और समुद्री संसाधनों का लाभ उठाने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है। सागरमाला और अमृत काल विजन 2047 जैसी पहलों का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र की पूरी क्षमता को उजागर करना और तटीय क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। बहुत सारे प्लान भारत सरकार की तरफ से बन चुके हैं। अमृत काल विजन 2047 एक बहुत अच्छी तरह रूपरेखा तैयार हो चुकी है, जिसमें अलग अलग स्टेप के बाद ये ऑलरेडी माइलस्टोन सेट हो चुके हैं कि किस साल तक क्या क्या काम कंप्लीट होने हैं। जस्ट संक्षिप्त में आपको मैं बता दूं, आज की डेट में इंडियन शिपिंग टनेज का हमारी पोजीशन 22वीं है। 2047 तक ये हमारा टॉप 5 पोजीशंस में हमारा लक्ष्य है। सिमिलरली शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग, पोर्ट सेक्टर, इनमें सब में हमारे टारगेट सेट हो चुके हैं। स्पेशल थ्रस्ट हमारा पैसेंजर्स क्रूज टर्मिनल्स पे, क्रूज शिपिंग पे है, इंक्लूडिंग जो हमारा इनलैंड वाटरवेज है उसमें भी भारत सरकार की बहुत अच्छी सी प्लान तैयार हो चुकी है और उस पर काम चल रहा है। नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देकर और सहयोग को मजबूत करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत आने वाले वर्षों में एक वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में उभरे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। डीडी न्यूज के लिए श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट। फिल्म द केरल स्टोरी के दूरदर्शन पर प्रसारण को लेकर केरल में राजनीति शुरू हो गई है, जहां मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दूरदर्शन से फिल्म की स्क्रीनिंग वापस लेने की मांग की है। वहीं भाजपा इसे सीधे सीधे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन बता रही है। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने पिनराई विजयन पर हमला बोलते हुए कहा है कि केरल स्टोरी एक ऐसी फिल्म है जिसे सेंसर बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, जो कलात्मक अभिव्यक्ति और रचनात्मकता को प्रदर्शित करती है। See, Kerala Story is a film which was given permission by the censor board. So I don't understand why, and it is a piece of art. And for a piece of art is something where the expression of the artistic expression is given and is there in the movie. So it is a right that is given. Right to expression is something that is there, which is part of the constitution. So I understand that the left has always been saying that we are for freedom of expression. So now why they should be worried when such a movie is being aired, I don't understand. गर्मियों की छुट्टी में जहां एक और बच्चों को स्कूल से मुक्ति मिल जाती है, वहीं गर्मी की छुट्टियों में बच्चे खेलकूद, मनोरंजन और खाने पीने में ज्यादा समय बिताते हैं, जिससे उनके दांतों में समस्या होने का खतरा बना रहता है। गर्मियों की छुट्टी में अपना ही नहीं बल्कि बच्चों के दांतों का भी ख्याल कैसे रखें, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
गर्मी की छुट्टियों में जहां एक और बच्चों को स्कूल से आज़ादी मिल जाती है, वहीं बच्चे छुट्टियों में अपने दादा दादी और नाना नानी के घर जाते हैं। कुछ बच्चे परिवार के साथ छुट्टियां मनाने पर्यटन स्थल पर भी जाते हैं। ऐसे में बच्चे फास्ट फूड के साथ साथ चॉकलेट और मिठाइयाँ भी खूब खाते हैं, जो बच्चों के दांतों में कैविटी की समस्या का बड़ा कारण बन जाता है। ये समस्या बेबी टीथ और परमानेंट टीथ किसी में भी हो सकती है। यह समस्या तब शुरू होती है जब बच्चे खाना शुरू करते हैं और दांतों में शुगर या खाने का टुकड़ा अटका रह जाता है। धीरे धीरे बैक्टीरिया उन जगहों पर पनपने लगते हैं और उनके दांतों के बाहरी लेयर को नुकसान पहुंचा देते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि बच्चे जो है फास्ट फूड बहुत खाते हैं, ठीक है, चॉकलेट बहुत खाते हैं, जो कैरीज का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो मेरी ये सलाह है पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को फास्ट फूड बहुत कम से दें, जितना हो सके दें। वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है और साथ में दांतों के लिए भी हानिकारक। इसी तरह जो पेय पदार्थ हैं लाइक कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, वो भी दांतों पे विपरीत प्रभाव डालता है, तो उससे भी बचें। बच्चों के दांतों को स्वस्थ रखना है तो जरूरी है कि सही उम्र में उन्हें ओरल हाइजीन की आदत डालें और सही डाइट का ध्यान रखें। कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर दांतों को कीड़ा लगने की समस्या से बचा सकते हैं। खाने के बाद दांतों की सफाई जरूरी है। बच्चा जब भी खाए तो उसके खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला जरूर कराएं। छोटे बच्चों के दांत और मसूड़ों को उंगली या मुलायम कपड़े से जरूर साफ करें। पेरेंट्स को सलाह देता हूं कि इन बच्चों के लिए रोल मॉडल आप खुद बनिए। आप बच्चों के सामने ये करके दिखाइए कि ब्रश कैसे किया जाता है, सुबह और शाम दोनों तरह कीजिए। बच्चे आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं। आपको देख के बच्चों को भी ये आदत डेवलप होगी और वो जब भी कुछ खाएंगे अच्छी तरह रिंजिंग कर लेंगे और सुबह शाम एक ब्रश करने की आदत उनकी जो है शुरू से ही पड़ जाएगी। शुरू से ही बच्चों को सुबह शाम ब्रश करने की आदत डालें। फास्ट फूड और चॉकलेट जरूरत से ज्यादा खाने पर दांतों में कैविटी होने लगती है। बच्चों के दांतों में होने वाली किसी भी समस्या को नजरअंदाज ना करें। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। अयोध्या में चैत्र रामनवमी के अवसर पर होने वाले श्री राम जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। राम भक्तों के आगमन को देखते हुए प्रशासन अभी से सुरक्षा तैयारियों में जुट गया है। अयोध्या में राम जन्मोत्सव की तैयारियों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या इन दिनों देश दुनिया के राम भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही यहाँ हर दिन बढ़ती श्रद्धालुओं की तादाद बताने के लिए काफी है कि भगवान राम को लेकर लोगों में कितनी श्रद्धा और आस्था है। अयोध्या पुलिस प्रशासन ने चैत्र रामनवमी के अवसर पर होने वाले राम जन्मोत्सव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से इस उत्सव को भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए कई तरह के प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो। जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है औसतन 1.25 से 1.5 लाख के बीच में कैमरे काउंट के हिसाब से इतने लोग दर्शन कर रहे हैं। आगे भी रामनवमी का जो पर्व आएगा उसमें भी संख्या बहुत अधिक बढ़ के आएगी। जो हम लोगों को शुरुआती आंकलन है उसके बेसिस पे हम लोगों ने अपनी तैयारियां की हुई हैं और हम लोग का मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर उनको सुविधा अधिकतम मिले और साथ साथ सुरक्षा भी हम पूर्ण रूप से मानक के अनुरूप कर सकें। देश के कोने कोने से अयोध्या पहुंच रहे राम भक्त रामलला के नवनिर्मित मंदिर को देखकर फूले नहीं समा रहे हैं। राम भक्तों के आगमन और उनके उत्साह से अयोध्या नगरी में एक अलग तरह की रौनक देखने को मिल रही है। फिरोजाबाद से रामलला के दीदार करने अयोध्या पहुंची सपना बताती हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अयोध्या में इस तरह की सुविधाएं देखने को मिलेंगी। वहीं रायबरेली से अयोध्या आए श्रद्धालु जितेंद्र दुबे अयोध्या में हुए बदलाव को लेकर सुखद आश्चर्य व्यक्त करते हुए सरकार का आभार प्रकट करते हैं। जानना मंदिर की नींद रही उसी दिन सामने आकर कि हम मंदिर आएंगे। मैं तो शुरू से ही लगाव था मंदिर से। हमें जब मंदिर हुई स्थापना हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दर्शन करने पे आज मुझे मालूम चल रहा है कि आज मेरा जन्म सफल हो गया है। राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही अयोध्या विश्व मानचित्र पर एक प्रमुख स्थल के रूप में उभर कर सामने आया है। विश्व के कोने कोने में बसे करोड़ों राम भक्त अयोध्या आकर एक बार रामलला के दर्शन कर लेना चाहते हैं। आगरा के मनोहर लाल रामलला के दर्शन करने के बाद काफी भावुक नजर आ रहे हैं। मनोहर लाल राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने वाले और निर्माण करने वालों को बधाई देते हैं। वहीं मैनपुरी के अनुज भगवान राम के दर्शन करने के बाद खुद को राम भक्त और हिंदू होने पर गर्व करते हुए बेहतरीन व्यवस्था के लिए सरकार को बधाई देते हैं। सबको दर्शन करना चाहिए, बहुत अच्छा इंतजाम है।
सबसे बढ़िया इंतजाम करा हुआ, जाओ दर्शन करो आराम से, बहुत अच्छा है। अयोध्या राम लला का मंदिर जो बना उसके लिए बधाई योगी सरकार को देना चाहेंगे। एक टूल भी बढ़ा और इसके साथ साथ हम लोगों का जो भी स्थानीय होने का एक मौका मिला। सरयू के किनारे बसा अयोध्या इन दिनों श्रद्धालुओं के आगमन से गुलजार है। हर दिन हजारों की संख्या में पहुंच रहे राम भक्त इस पवित्र नगरी की भव्यता और सुव्यवस्था की कहानी बता रहे हैं। भक्तों के उत्साह के बीच राम जन्मोत्सव पर होने वाले समारोह को लेकर भक्तों में जिस तरह की उत्साह और प्रशासन में चौकसी देखने को मिल रही है, वो बताने के लिए काफी है कि अयोध्या आज किस तरह विश्व पटल पर एक नई पहचान स्थापित कर रहा है। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरें जारी हैं। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।